हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 9th के ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे। काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा अगर आपने पहली वीडियोज देखी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी से आपके कुछ क्लास 9th के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आइए देखते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम, find out the ratio of their kinetic energy, which one has a larger kinetic energy। तो आपके पास एक लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है। उन्होंने आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। आपको उनके काइनेटिक एनर्जीज के बारे में बात करनी है। तो इस चीज से क्वेश्चंस के लिए पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज योर मोमेंटम। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। एंड रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो ये आपके पोटेंशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुलेज हैं। तो आपको दिया गया है कि एक हैवी और एक लाइट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है। तो आप एक हैवी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक लाइट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। हैवी मास m1 एंड लाइट ऑब्जेक्ट मास m2। ठीक है, हमें पता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। हमने एक लाइट ऑब्जेक्ट माना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट माना है। ठीक है, m1 इज ग्रेटर देन m2 हमने मान लिया है कि m1 आपका हैवी ऑब्जेक्ट है और m2 आपका एक लाइट ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब इन दोनों के मोमेंटम सेम है। इन दोनों के मोमेंटम सेम है मतलब इसका मास और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू m2 एंड v2। ये इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, बोथ हैव द सेम मोमेंटम। आपको इसको रिलेट करना है विद काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी में इसका मतलब है कि P1 इज इक्वल्स टू P2। काइनेटिक एनर्जीज में आपको मोमेंटम लेकर आना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है, तो हम इसमें मोमेंटम कैसे लेकर आ सकते हैं, तो m इंटू वी को आप P लिख सकते हो और एक वेलोसिटी v लिख सकते हो। एक आप v² को ओपन कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम पुट कर सकते हो एंड v को एज इट इज। ठीक है, अब आप यहां से देखिए इनका v और v1 और v2 का रिलेशन निकालिए। अगर इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 आपका m2 से बड़ा है, अगर हम कहें कि हमारा m1 इज ग्रेटर देन m2, तो हमें कहना पड़ेगा कि v1 इज स्मॉलर देन v2। तो इसकी वेलोसिटी के दोनों के प्रोडक्ट सेम है। तो m1 अगर बड़ा है तो v1 हमारा छोटा होगा। आप देख भी सकते हैं m1 और m2 का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, v2 बाय v1। सो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 तो v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके, सो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपका सेम दिया है, सो हमें रेशियो निकालना है देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 आप ले सकते हो। इसका काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ P1 V1 हाफ P2 V2। ऐसे लिख सकते हैं आप, ये जनरल फॉर्मूला था। फर्स्ट हैवी इस वाले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इसका मास या फिर हाफ इसका मोमेंटम और इसकी वेलोसिटी। इसका क्या हो जाएगा, हाफ P2 एंड V2। सो आपको पता है कि P1 इज इक्वल्स टू P2 है, जो आपको गिवन है। बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम। सो आप P1 P2 से कट कर सकते हैं, हाफ से हाफ कट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका इन दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। सो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी बड़ी है। m2 की काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही उनकी वेलोसिटीज के रेशियो पर डिपेंड कर रही है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो हमने यहां से निकाला था दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 1। तो आपके पास m2 मास की इसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है एज कंपेयर टू हैवी मास। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल से दो फॉर्मूले रिवाइज हुए हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपका क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, आपको मोमेंटम सेम दिया गया था, P1 इज इक्वल्स टू P2। वहां से आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। P1 से P2 कट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये गिवन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज 7000 जूल as it travels along a horizontal road. How much power is required to stop the car in 20 सेकेंड। तो आपको एक काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कोई भी कार है आपकी इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन 20 सेकेंड। कितनी आप पावर जनरेट करो कि आपकी कार वो स्टॉप हो जाए और उसे स्टॉप होने में 20 सेकेंड लगे। सो आपको बात करनी है पावर पे। देखो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन आपको पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क रिक्वायर्ड। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम सबने ही पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आपसे यहाँ पे पावर पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या हो जाती है हमारे पास, वर्क डन अपॉन टाइम। तो आपको पहले वर्क डन कैलकुलेट करना है, टाइम आपके पास 20 सेकेंड है, यहां से आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए वर्क डन करते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको कितनी दे रखी है, 7000 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, उसको स्टॉप करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर आप, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो अगर पोटेंशियल, अगर आपकी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्टॉप किया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आपकी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल में से आपको इनिशियल को माइनस करना है, फाइनल 0 है तो इनिशियल आपकी 7000 जूल थी, तो आपके पास यहाँ पे वर्क डन भी कितना आ गया, -7000 जूल। इतना वर्क डन ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म करनी है, उसको स्टॉप करना है, उसकी वेलोसिटी को क्या करना है, 0। तो 7000 जूल की अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी थी और अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो उतना ही नेगेटिव में आपको काइनेटिक वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप स्टॉप कर रहे हो, तो इसलिए वो वर्क डन इज नेगेटिव। तो 7000 जूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसको स्टॉप करना है, तो 7000 जूल का उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब आपके पास वर्क डन आ गया तो आप यहां से पावर भी निकाल सकते हो, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम है आपके पास 20 सेकेंड, सब यूनिट्स में ही है, ये जूल्स में है और आपका टाइम सेकेंड में, तो जूल्स पर सेकेंड इज वॉट, तो वॉट में ही आपकी यूनिट आ जाएगी। बी केयरफुल विद द यूनिट्स, इसमें बाई चांस आपको टाइम 20 सेकेंड ही गिवन है, अगर यहाँ पे कुछ मिनट या आर होता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड, ठीक है। तो सब कुछ आप एसआई यूनिट्स में ही काम करेंगे क्योंकि पावर आपकी तभी वॉट में होगी जब एनर्जी आपकी जूल्स में हो और टाइम आपका सेकेंड में हो, ठीक है। पावर आपकी जूल्स में हो और टाइम आपका सेकेंड में हो, तो 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। तो आपकी कितनी आ जाएगी पावर, हमारी आ जाएगी 350 वॉट, ठीक है। तो आपने यहां से आपका पावर का फॉर्मूला रिवाइज हो जाता है एंड योर वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object weighs 10 kg is raised to a height of 15 meter. The potential energy possessed by the object at that height. Also find the new potential energy. A, if the same object is raised half of its original height. B, if the same object is raised to 3 times of its original height. तो क्या बोला है इसने, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg का है, उसे 15 मीटर ऊपर तक ले जाया गया है, ठीक है, वर्टिकली उसको 15 मीटर ऊपर ले जाया गया है, तो आपको उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कि किस पाथ से इसको 15 मीटर हाइट तक ले जाया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हाइट पता है और उसका मास पता है तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज mgh, ठीक है। mgh हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट।
तो किस पाथ से उसको ले जाया गया है वो क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आपकी पोटेंशियल एनर्जी हर एक पॉइंट की फिक्स है अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है ऑफ दैट पॉइंट। मास कितना था 10 kg, जी को आप ले लीजिए 10 और हाइट आपकी है 15 मीटर। तो आपकी हो जाएगी 1500 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द न्यू पोटेंशियल एनर्जी इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। अब उसको पहले 15 मीटर तक ले जाया गया था, अब उसकी हाइट को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे 1500 थी तो आपको हाफ हाइट पर मतलब क्या होगा, h/2 ही करना है। h/2 मतलब इस पूरे को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी h हाइट पर कितनी हो जाएगी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। सेम ऑब्जेक्ट को ही हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट तक रेज किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1500 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, हाफ ही हो जाएगी। तो 1500 को आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट। ओके, 15 से आप इसको कट कर दीजिए, 750 जूल्स हाफ हाइट पर। नेक्स्ट है इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट से आपने उसको रेज किया है, मतलब अगर हाइट पहले 15 मीटर थी, अब हाइट आपकी 3 × 15 है। इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, तो पहले हाइट कितनी थी 15, अब इसका 3 टाइम्स आपने इसको रेज किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3 × 1500, तो 4500 जूल्स अब आपकी एनर्जी आ जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, जिस हाइट पर है बस mgh पुट करना है, तो अब h की जगह आपके पास कितना हो जाएगा 15 × 3 हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत इजी है किसी भी पॉइंट की। अगर आपको मास दिया है, आपको मैक्सिमम हाइट दी है, तो आप mgh का यूज करके आप उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाइएस्ट पॉइंट। तो किसी 2 kg मास की बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल थी, आपने इसको ऊपर थ्रो किया, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी आपने इसको कितनी दी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जिस काइनेटिक एनर्जी से उसको थ्रो किया वो बताना है, और आपको हाईएस्ट पॉइंट पर, अब आप ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके दोबारा नीचे आना स्टार्ट कर देती है वो, है ना। तो आपको उस हाईएस्ट पॉइंट लीजिए आपकी h हाइट पर गया मैक्सिमम, और इसके बाद इसने नीचे आना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम हाइट हमने कितनी ले ली h है, तो इस मैक्सिमम हाइट पर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी है। तो आइए पहले काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, सिंपल सी बात है 2 kg के ऑब्जेक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास फॉर्मूला है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी सिंपल आ जाएगी आपकी, दैट इज 2 × 100, सो 100 जूल्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से इसको ऊपर थ्रो किया गया है। नाउ जस्ट रिवाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से इसे ऊपर थ्रो किया जाता है, तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उस पॉइंट से वो दोबारा नीचे आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने माना है वो h हाइट पर गई है, तो इस हाइट पर क्या होगा, आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या हो गई होगी, 0। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो, जितनी काइनेटिक एनर्जी से आप उसको थ्रो करोगे, जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, आपने निकाल दी। ऊपर जाते जाते धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस पॉइंट से वो बॉल दोबारा नीचे आना शुरू कर देगी, क्योंकि उस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी अब 0 हो चुकी है। सो ये 100 जूल जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी है इस पॉइंट की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, 0 है। रिवाइज कर लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम।
तो इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी आप निकालोगे जब आपने बॉल को ऊपर थ्रो करना शुरू किया, तो इस लेवल को आपने 0 हाइट लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस पॉइंट इज 100 जूल। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 0 और मैकेनिकल एनर्जी 100 ही रहनी है, क्योंकि यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी 100 ही है। तो ये सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम हाइट पर आपको क्या बताना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट इज 100। तो पोटेंशियल, इसका आंसर क्या हो गया आपका, 100 जूल ही हो जाएगा। इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे क्वेश्चन भी आ सकता था कि बताओ अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी आपके पास हाईएस्ट पॉइंट की आ गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हाईएस्ट पॉइंट की कितनी आई है, 100 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, mgh इज इक्वल्स टू 100। यहां से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, आपको मास पता है दैट इज 2 kg और g इंटू 2 20, तो h आपका कितना आ जाएगा 100/20। तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, इसका मतलब वो मैक्सिमम 5 मीटर ऊपर जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो वेलोसिटी से, हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितना जाएगी वो हाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। ये आपका जो टॉपिक है 11th क्लास में भी जाके कंटिन्यू किया जाता है, तो इसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लास 9 से ही। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।